हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों ईरान अमेरिका युद्ध के बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है व्लादिमीर पुतिन को लेकर। जहां भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति, जी हां, साल भर में होगी दूसरी यात्रा। तो वहीं अचानक आसिम मुनीर पहुंच गए ईरान, क्या है इसके मायने? शहबाज पहुंचा सऊदी तो मुनीर पहुंच गया ईरान, क्या है माजरा? तो उधर मिडल ईस्ट में 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात करने जा रहे हैं ट्रंप। इस नई प्लानिंग से फिर एक बार बढ़ गई टेंशन। वहीं इस्लामाबाद वार्ता की मेजबानी करने वाली पाकिस्तानी सरकार ने मुल्क से क्यों मांगी माफी? तो वहीं ट्रंप का ये दावा कि वॉर के लिए ईरान को अब हथियार नहीं देगा चीन, और चीन के लिए मैं खुलवा रहा हूं हॉर्मुज। बीजिंग जाने पर जिनपिंग मुझे लगाएंगे गले। जिसके बाद दोस्तों इस दावे के बीच रशिया ने तेहरान को दिया बहुत बड़ा ऑफर। दोस्तों बड़ा ही गेम अलग सा मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। बताएंगे जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता होनी थी तब चीन ने ईरान को हथियार दे दिया। अब अमेरिका जब ईरान के लिए चीन को मना रहा है तो अब रशिया ने तेहरान से कांटेक्ट कर लिया। आखिर क्या है माजरा, बताएंगे। तो वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान आए ईरानी नेताओं को जान का था खतरा, अब जाकर हुआ है इसका बहुत बड़ा खुलासा। बस ट्रेन से पहुंचना पड़ गया तेहरान। तो वहीं दोस्तों बिहार में सीएम डिसाइड होने के बाद एक और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है राघव चड्ढा के बीजेपी को लेकर। बेहतरीन से बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश के संप्रभुता, अखंडता और भारत के पावर का, ताकत का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत में इस साल के आखिरी में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे। रूसी समाचार एजेंसी तास ने बुधवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले से यह जानकारी दी। हालांकि अभी तक इस शिखर सम्मेलन के लिए कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन एक सूत्र के हवाले से बताया गया था कि यह 12 से 13 सितंबर को हो सकता है। ऐसे में पुतिन भारत आते हैं तो साल भर में उनकी दूसरी भारत यात्रा होगी। दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था। तब उन्होंने 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बातचीत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। ब्रिक्स की आने वाली बैठक ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच बने इस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की 18वीं बैठक होगी। इन देशों के अलावा कुछ और देश भी हैं जो पर्यवेक्षक और नए सदस्यों के तौर पर इस अंतर्राष्ट्रीय समूह का हिस्सा हैं। दोस्तों कल ही हमने आपको बताया कि ब्रिक्स को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा लालान्वित नजर आ रहा है और वो ना चाहते हुए भी भारत की तारीफ कर रहा है दोस्तों, ताकि भारत उसको इस ब्रिक्स में शामिल कर ले। वो दोस्तों रशिया, चाइना इनको पटाने का प्रयास कर रहा है और इस बार ब्रिक्स की मेजबानी अपना भारत करने वाला है। ऐसे में लगातार भारत से पाकिस्तान के राजदूत संपर्क बनाते दिखाई दे रहे दोस्तों, भारत की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। रशिया में मौजूद पाकिस्तान के राजदूत ने भारत की जमकर तारीफ की है, भारत के न्यूक्लियर प्लांट की भी तारीफ की है। दोस्तों इससे क्लियर समझ में आता है कि वो ब्रिक्स से जुड़ना चाहता है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी गलती होगी अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में जुड़ जाता है। तो अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को इस ग्रुप में नहीं शामिल होने देना चाहिए भारत को, तो ये बात कमेंट में आप लोग अपनी राय के साथ जरूर लिखिएगा दोस्तों। लेकिन रिक्वेस्ट है इस कमेंट के साथ सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस बटन को दबा दीजिएगा। साथ ही साथ उधर आपको बता दें अचानक ईरान पहुंच गए आसिम मुनीर, तो शहबाज शरीफ तुर्की सऊदी रवाना, क्या है माजरा, बता दें। अमेरिका और ईरान युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थता करने का पूरा प्रयास कर रहा है। इस्लामाबाद में पिछले दिनों हुई शांति वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा, जिसके बाद उसका नेतृत्व फिर से दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए दौरे कर रहा है। जहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे, तो वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए। इन दोनों की यात्राओं से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इनकी कोशिशें सफल होंगी या फिर पिछली शांति वार्ता की तरह ही फिर से दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। सवाल यह है कि अचानक तेहरान क्यों पहुंचे मुनीर, जबकि किसी ने भी इसका खुलासा नहीं किया कि मुनीर तेहरान जाने वाले हैं। ना कोई खबर छपी, ना कोई रिपोर्ट आया, ना कोई अंदर खाने ऐसी जानकारी सामने आई। बस जानकारी जब सामने आई जब वो सीधा प्लेन से तेहरान उतर गए। आखिर ये अचानक कैसे हुआ आपको बता दे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इससे पहले
पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल बुधवार को तेहरान पहुंचा। यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को सुलझाने के इस्लामाबाद के प्रयासों का हिस्सा है। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा कि मुनीर उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है जिसमें गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी प्रतिनिधिमंडल के साथ जारी मध्यस्थता प्रयासों के तहत तेहरान पहुंचे हैं। दोस्तों, मुनीर और नकवी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार को सऊदी अरब, कतर और तुर्की की आधिकारिक यात्राओं पर रवाना हुए। विदेश कार्यालय ने कहा कि सऊदी अरब और कतर की ये यात्राएं द्विपक्षीय संदर्भ में होंगी, जहां प्रधानमंत्री दोनों देशों के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और जारी द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। सवाल ये भी है कि क्यों दौरे पर दौरा कर रहा है पाकिस्तान का नेतृत्व। दोस्तों, बता दें, पाकिस्तानी नेतृत्व के ये दौरे जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान को एक समझौते पर पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का हिस्सा है। इससे पहले अमेरिका और ईरान ने वीकेंड में पाकिस्तान में ही अपने संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष वार्ता की, लेकिन वार्ता रविवार सुबह बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। एक अधिकारी के मुताबिक दूसरे दौर की वार्ता आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है, जिसके लिए पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा है और प्रयास के साथ साथ अपने मुंह मियां मिट्ठू भी बन रहा है। दोस्तों, वो ईरान अमेरिका के बीच हुई इस्लामाबाद वार्ता को, इस फेल हुई इस्लामाबाद वार्ता को मदर ऑफ ऑल डील बता रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में ये थ्योरी तैर रही है कि अगर समझौता हुआ, अगर पाकिस्तान ने समझौता करवा दिया तो डोनाल्ड ट्रंप खुद इस्लामाबाद आएंगे और दस्तखत करेंगे ताकि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में अमर किया जा सके। ऐसी बयानबाजी दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मंत्री करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, जहां एक तरफ शांति वार्ता का ढोल पीट रहा है पाकिस्तान, वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ माफी मांगता फिर रहा है पाकिस्तानियों से। क्यों मुल्क से मांग रहा है माफी, आपको बता दें। दरअसल पाकिस्तान में बिजली की भारी कटौती चल रही है। सरकार ने आधिकारिक रूप से 2 से ढाई घंटे की बिजली कटौती का ऐलान कर रखा है। बिजली की कमी से परेशान पाकिस्तानी नागरिक इस दृश्य को देखकर हैरान है। एक तरफ देश में घंटों बिजली गुल, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मध्य पूर्व की शांति का दूत बनकर उड़ान भर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने मुल्क में लगातार बिजली कटौती के लिए जनता से माफी मांगी है। पाकिस्तान सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा था कि बिजली प्रोडक्शन में कमी की वजह से पूरे देश में 2 से ढाई घंटे की बिजली कटौती होगी। सरकार ने इसके लिए 5 बजे शाम से 1 बजे रात तक का समय तक तय किया था। सरकार ने कहा था कि इस कदम का मकसद महंगे ईंधनों के इस्तेमाल को कम करना और बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी को रोकना है। लेकिन पाकिस्तान में बिजली की असली कटौती और भी ज्यादा है। बुधवार को सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं से किए गए वादे से ज्यादा लोड शेडिंग के लिए माफी मांगी। ऊर्जा विभाग ने बयान में कहा कि हाइड्रो पावर की उपलब्धता में कमी के कारण अतिरिक्त लोड शेडिंग की जा रही है। इस अतिरिक्त लोड शेडिंग के लिए सरकार माफी मांगती है। दोस्तों, पाकिस्तान की आज वो स्थिति है, हम बार बार बताते हैं, पाकिस्तान की वो स्थिति है कि आज से 2 साल पहले 1 लाख रुपए हर किसी के माथे पर कर्ज चढ़ रखा था दोस्तों, और अब 3 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए एक पाकिस्तानियों के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। यानी कि पाकिस्तान और गर्त में जाता दिखाई दे रहा है। उभरने का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। जी हाँ दोस्तों, अभी भी शहबाज सऊदी गए हैं तो सिर्फ यूएई का कर्ज चुकाने के लिए, ताकि इधर से पैसा लेके उधर यूएई को चुका सके। यानी एक तरह से कर्जा लेकर कर्जा चुकाया जाएगा। तो ऐसे में क्या ही उन्नति होगी। और अब माफी मांगता फिर रहा है दोस्तों शहबाज मुनीर। दोस्तों, एक तरफ जहां पर शांति वार्ता की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में 10,000 सैनिक तैनात करेंगे ट्रंप। जी हाँ, मिडल ईस्ट में जहां शांति को लेकर तैयारियां हैं, वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप किसी अलग प्लानिंग में लगे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अप्रैल के आखिरी तक मिडल ईस्ट में 10,000 से अधिक और सैनिकों की तैनाती करेंगे। वहीं आपको बता दें, ट्रंप ने कहा कि बीजिंग जाने पर मुझे गले लगाएंगे जिनपिंग, इसीलिए चीन के लिए ही मैं खुलवा रहा हूं। और मुझे बता दें, इस बयान ने सबको चौंका दिया कि अचानक ऐसा कैसा बयान दे दिया ट्रंप ने। ट्रंप को भी नहीं पता कि वो कब क्या कह देते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ईरान को हथियार न देने पर राजी हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक पत्र लिखकर ईरान को हथियार न देने का अनुरोध किया था। ट्रंप के मुताबिक शी जिनपिंग ने जवाब में कहा कि चीन ईरान को हथियार सप्लाई नहीं कर रहा है। ट्रंप ने बुधवार को प्रसारित एक इंटरव्यू में यह बात कही। मंगलवार को रिकॉर्ड किए गए इस इंटरव्यू में ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को कब पत्र लिखा और उसका जवाब कब आया। पिछले हफ्ते उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कोई देश ईरान को हथियार सप्लाई करता है तो उस पर तुरंत 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था कि वे ऐसा ना करें, और उन्होंने जवाब में लिखा कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि ईरान युद्ध और वेनेजुएला से जुड़े बदलावों के बावजूद वैश्विक तेल बाजार में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि इसका उनके अगले महीने शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित बैठक पर असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें तेल की आवश्यकता है, हमें नहीं। इसके बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को परमानेंट रूप से खोल रहे हैं और चीन इससे काफी खुश है। उन्होंने लिखा कि मैं ये चीन के लिए भी कर रहा हूं और दुनिया के लिए भी। साथ ही उन्होंने अपने आगामी चीन दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं कुछ हफ्तों में वहां पहुंचूंगा तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुझे जोरदार तरीके से गले लगाएंगे। दोस्तों, ट्रंप के बयानों से हमको ऐसा लगता है कि ट्रंप वाकई में उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दोस्तों, उनको इलाज करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि सुपर पावर देश का राष्ट्रपति इतना बड़बोला होगा किसी ने सोचा तक नहीं होगा। ऐसे राष्ट्रपतियों को तो काफी गंभीर होना चाहिए, पर इनके अंदर गंभीरता नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब देखो जिस समय देखो मीडिया में आकर के दोस्तों कोई ना कोई अनाप शनाप बयान दे देते हैं और उनको खुद नहीं पता होता कि उन्होंने कल कौन सा बयान दिया था और आज उसके उलट बयान दे देंगे। तो ये स्थिति है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की, और यही कारण है कि आज अमेरिका का कोई गुरुत्व नहीं करता, यानी अमेरिका की कोई वैल्यू नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे देश भी अब अमेरिका की वैल्यूज नहीं करते हैं। क्या है इस पर आपकी राय अवश्य कमेंट कीजिएगा। कितनों को ऐसा लगता है कि ट्रंप की वजह से ही अमेरिका की वैल्यू गिर चुकी है? जिनको भी ऐसा लगता है वो हमें अवश्य कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। दोस्तों, उधर आपको बता दें, ट्रंप के इस बयान के बाद यानी वॉर के लिए ईरान को अब हथियार नहीं देगा चीन। ट्रंप के इस कथन यानी ट्रंप के इस दावे के बीच रशिया ने तेहरान को दे दिया बड़ा ऑफर। बता दें क्या ऑफर दिया है। रूस की सरकारी मीडिया तास ने बताया कि मॉस्को ईरान के यूरेनियम संवर्धन स्टॉक के मुद्दे को हल करने के लिए एक नया ऑफर दिया। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस ईरान के बहुत ज्यादा संवर्धित यूरेनियम को फ्यूल ग्रेड या स्टोर करने के सामान में बदलने में बिना उसके शांतिपूर्ण संवर्धन के अधिकार का उल्लंघन किए मदद कर सकता है। सर्गेई लावरोव के बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं और इससे चीन बहुत खुश है, जैसा कि हमने आपको बताया। यानी कि दोस्तों ईरान के परमाणु विवाद में अहम भूमिका निभाने की बात कह रहा है रशिया, यानी ईरान के संवर्धित यूरेनियम को संभालेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ऑफर दिया है ईरान को। वहीं उधर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ललकार करके ट्रंप को सुना दी खड़ी खोटी, कह दिया ईरान को कोई भी ताकत नहीं झुका सकती। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि उनका देश जंग नहीं बल्कि बातचीत चाहता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दोहरे मापदंडों की आलोचना की और संप्रभु राज्यों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की निंदा की। पेजेश्कियन ने बुधवार को ईरान के अलग अलग विभागों की इमरजेंसी रेस्पॉन्स यूनिट के सदस्यों को संबोधित किया और उन्हें राष्ट्रीय संकट को दूर करने का एक प्रमुख स्तंभ और कठिन परिस्थितियों में आवश्यक सेवाओं का गारंटर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। वहीं यूएस ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत तय मानी जा रही है। दोस्तों, क्या ट्रंप के इन 10 शर्तों पर राजी हो पाएगा? तेहरान बता दे क्या है वो 10 शर्तें ट्रंप की। दोस्तों, पहली शर्त है ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की पूरी छूट मिले। दूसरा, 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना और संवर्धन कार्यक्रम बंद हो। तीसरा, सभी तरह की मिसाइलों के भंडार को सार्वजनिक करे। चौथा, लंबी दूरी की मिसाइलों पर नियंत्रण हो। पांचवा, हॉर्मुज स्ट्रेट से नियंत्रण हटाना और इसे अंतर्राष्ट्रीय मार्ग बनाना ताकि सारे जहाज आसानी से बिना टोल के जा सके। वहीं छठा, हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म हो और इसमें ईरान मदद करे। सातवां, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर बोले तो IRGC और बासीज मिलिशिया को भंग किया जाए। आठवां है अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर ईरान करे। नौवां है जनवरी नरसंहार के दोषियों को सजा मिले। 10वां है हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय मार्ग की मान्यता मिले। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, इन शर्तों को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के लिए पूरी तरह सहमत होना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के इन 10 पॉइंट में से मुश्किल से 1-2 पॉइंट पर ही शायद ईरान राजी हो, वरना 10 के 10 पॉइंट ऐसे हैं कि ईरान बिल्कुल भी राजी नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी रणनीतिक ताकत और संप्रभुता से जुड़ा मामला है। दोस्तों, सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अगले 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन पूरे तरीके से बंद कर दे और अपना मौजूदा 440 किलो स्टॉक सौंप दे, लेकिन ईरान ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कह दिया कि इस मुद्दे पर तो सुनना ही नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अगर ट्रंप के ये मुद्दे रहे 10 पॉइंट रहे तो क्या ईरान एक भी पॉइंट मानेगा? जो भी आपकी राय हो अवश्य कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, उधर 11 देशों ने मिडल ईस्ट में तबाह हुए मुल्कों की मदद करने का कर दिया ऐलान। IMF और वर्ल्ड बैंक से क्या लगाया गुहार। दोस्तों, ब्रिटेन और जापान समेत कुल 11 देशों के वित्त मंत्रियों ने ईरान जंग में तबाह हुए मध्य पूर्व के मुल्कों की समन्वित आर्थिक मदद की अपील कर डाली। इन देशों ने बुधवार को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से अपील की है कि प्रभावित देशों को समन्वित आपातकालीन सहायता उपलब्ध करवाई जाए ताकि आवश्यकता के हिसाब से वित्तीय मदद और लचीले टूल किट उपलब्ध
करवाए जा सके। ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि हम IMF और विश्व बैंक से अपील करते हैं कि वे जरूरतमंद देशों को समन्वित आपातकालीन सहायता प्रदान करें। यह सहायता उन देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो और इसमें उनके पास उपलब्ध सभी संसाधनों और लचीलेपन का पूरा इस्तेमाल किया जाए। तो वहीं आपको बता दें, एक और बड़ी चौंका देने वाली खबर जो सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तान आए ईरानी नेताओं को था जान का खतरा, बीच रास्ते में विमान बदलना पड़ गया, फिर बस ट्रेन से पहुंचे तेहरान। बता दें क्या है जानकारी। दरअसल दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता भले ही बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई हो, लेकिन वहां से लौटते समय ईरानी प्रतिनिधिमंडल डरा हुआ था, भय में था। पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हुई थी, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका से उपराष्ट्रपति JD वेंस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आया था। बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ के साथ इस्लामाबाद गए। राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद मरंडी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। मरंडी के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल को पुख्ता जानकारी मिली थी कि वापसी के दौरान उनके विमान को मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में सुरक्षा खतरों को देखते हुए तेहरान के इन ताकतवर नेताओं ने एक बड़ा फैसला लिया। तेहरान के लिए सीधा उड़ान भरने के बजाय वे बीच रास्ते में ही एक दूसरे सीक्रेट विमान में सवार हो गए। इतना ही नहीं, ये विमान अचानक अपने तय रास्ते से मुड़ा और तेहरान के बजाय मशहद एयरपोर्ट पर बहुत तेजी से लैंड किया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मशहद उतरने के बाद सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि ईरानी मंत्रियों ने बाकी का सफर विमान से करने के बजाय ट्रेन, बस और निजी कारों के जरिए टुकड़ों में पूरा किया, ताकि किसी को कानो कान ये खबर ना हो कि वे किस गाड़ी में सवार थे। दोस्तों, मोहम्मद मरंडी ने लेबनानी मीडिया को बताया कि हमें अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हम जानते थे कि वे हमारे विमान को उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। हम बातचीत की मेज पर जरूर हैं, लेकिन अपनी सैन्य ताकत को भी बढ़ा रहे हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि इस जानलेवा डर के बावजूद क्या दोबारा से ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा शांति वार्ता के लिए? ये बहुत बड़ी और सोचने वाली बात होगी दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें अगली खबर, पाकिस्तानी मिसाइलों पर क्यों भड़की थी तुलसी गब्बार्ड? शाहीन या अबाबिल नहीं, जाने अमेरिकी डर की क्या थी असली वजह। दरअसल अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड ने 18 मार्च को सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी को बताया था कि पाकिस्तान शायद एक ऐसा ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है जो अमेरिकी धरती पर हमला करने में सक्षम हो। तुलसी गब्बार्ड के इस दावे से वॉशिंगटन परेशान हो गया था, तो इस्लामाबाद घबरा गया था कि अमेरिका ने इसकी चोरी पकड़ ली है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के पास फिलहाल ICBM मिसाइलें नहीं है, लेकिन वो काम कर रहा है। पाकिस्तान भविष्य में ICBM मिसाइल बना लेगा, अमेरिका ने यह चिंता जताई थी। ऐसे में पाकिस्तान के ही कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के डर की असली वजह पाकिस्तान की भविष्य में ICBM मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है। असल में अमेरिका ICBM का डर ध्यान भटकाने के लिए दिखा रहा है, वो असली मुद्दे से ध्यान भटका रहा है। असल में अमेरिका का डर पाकिस्तान की टैक्टिकल मिसाइलें हैं। तकनीकी और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के पास वर्तमान में कोई ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बोले तो 5500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल नहीं है, और यही डर है अमेरिका का। इसीलिए पाकिस्तानी मिसाइलों पर तुलसी गबाड़ भड़की थी, ऐसा कहना है दोस्तों इन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का, जिसका अब दावा किया जा रहा है वहीं आपको बता दें। अमेरिका के रक्षा मंत्री के खिलाफ 7 पन्नों का महाभियोग प्रस्ताव। ईरान जंग के बीच जा सकती है इनकी कुर्सी। बता दें, ईरान में स्कूल पर हमला बना पीट हेगसेस के गले की फांस। डेमोक्रेट्स ने लगा दिए 5 सबसे बड़े और गंभीर आरोप। दोस्तों, ईरान से जंग के बीच अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेस की मुश्किलें अचानक बढ़ गई है। हाउस डेमोक्रेट्स ने उनके खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने के लिए 7 पन्नों का एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में हेगसेस पर ईरान के साथ सैन्य संघर्ष और सिग्नल गेट डेटा लीक मामले में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाए गए हैं। एरिजोना की प्रतिनिधि यास्मीन अंसारी इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रही है। उन्हें सदन के 8 अन्य डेमोक्रेटिक सांसदों का भी साथ मिला है। हालांकि रिपब्लिकन कंट्रोल वाले हाउस में इसे पास कराना मुश्किल होगा। दोस्तों, हेगसेस पर 5 बड़े आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, पहला है बिना मंजूरी के युद्ध, दूसरा युद्ध अपराध के आरोप, तीसरा गोपनीय जानकारी का खुलासा, चौथा जांच में बाधा, 5वां सेना की छवि को नुकसान पहुंचाना। जी हाँ, महाभियोग प्रस्ताव में फरवरी 2026 में ईरान के एक गर्ल्स स्कूल पर हुए
हमले का भी जिक्र है। इस हमले में 175 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। अमेरिकी मिलिट्री की शुरुआती जांच में माना गया कि यह हमला अमेरिका द्वारा ही हुआ था। यास्मीन अंसारी का कहना है कि हैसियत इन वॉर क्राइम्स के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पद त्यागना पड़ेगा हैसियत को। वहीं आपको बता दें, टाइम मैगजीन ने जारी की दुनिया की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची। ट्रंप, नेतन्याहू समेत इन दिग्गज हस्तियों के नाम है इसमें शामिल। बता दें दोस्तों, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने बुधवार को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की, जिसमें राजनीति, कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हैं। इस सूची में पॉप लियो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है। वहीं न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी का नाम भी शामिल होना खास चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सूची में जिन अन्य वैश्विक नेताओं के नाम शामिल है, उनमें अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबम, जापान की पहली महिला पीएम सनेई तकैची और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम शामिल है। यह सूची हर साल उन व्यक्तियों को पहचान देती है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था या संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। इस साल की लिस्ट में मौजूदा वैश्विक तनाव, कूटनीतिक गतिविधियों और नेतृत्व की भूमिका को साफ तौर पर प्रतिबिंबित किया गया है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या यह सूची सही तरीके से जारी की गई है? क्या इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं होना चाहिए था? क्या है आपकी राय दोस्तों? इस पर अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां एक तरफ जंग में फंसी पूरी दुनिया, सबकी नजर ईरान अमेरिका जंग में है, शांति वार्ता पर है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया तेजी से अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। दोस्तों, किम जोंग को लग रहा है कि यही सही समय है, दुनिया की नजरें हमारी तरफ नहीं आएंगी और परमाणु हथियार को इसी समय बढ़ाया जाना चाहिए। जी हाँ, ये चेतावनी हम नहीं बल्कि IAEA ने दी है। जी हाँ दोस्तों, नई यूरेनियम फैक्ट्री से टेंशन में है पूरी दुनिया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की निगरानी एजेंसी IAEA की दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली एक नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोजी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने इस दिशा में बहुत गंभीर प्रगति की है। उन्होंने सियोल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि उत्तर कोरिया के प्रमुख परमाणु केंद्र योंगबयोन परमाणु परिसर यानी योंगबयोन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में गतिविधियां काफी बढ़ गई है। यहाँ 5 मेगावाट का रिएक्टर, रिप्रोसेसिंग यूनिट और लाइट वाटर रिएक्टर सक्रिय है। इसके अलावा एक नई इमारत भी देखी गई है जो यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट संयंत्र जैसी लगती है। दोस्तों, उधर बता दें, राज्यसभा MP राघव चड्डा के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो चुकी है। इन वजहों से गर्मा गया मामला। बता दें, सबसे बड़ी खबर बिहार के CM चुनने के बाद आग उगलती हुई ये नई जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्डा को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बता दें, पंजाब सरकार द्वारा उनकी Z+ सुरक्षा हटाए जाने और केंद्र द्वारा Z श्रेणी सुरक्षा दिए जाने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। उनकी बीजेपी नेताओं से बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक राघव चड्डा को Z श्रेणी सुरक्षा दिए जाने का केंद्र सरकार का फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो की सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया। इसमें उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा देने की सिफारिश की गई थी। जब तक केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू नहीं होती, तब तक दिल्ली पुलिस को टेम्परेरी यानी अस्थायी सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा दावा किया गया है। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका खक्कड़ ने आरोप लगाया कि राघव चड्डा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। उनके साथ शीर्ष नेताओं की एक बैठक भी हुई है। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा में बदलाव राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दोस्तों, अटकलें ही सामने आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका खक्कड़ ने यहाँ तक कहा है कि पार्टी के पास विश्वसनीय जानकारी है कि राघव चड्डा और बीजेपी नेतृत्व के बीच बातचीत हुई है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या राज्यसभा MP राघव चड्डा को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? क्या उनको ज्वाइन कर लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी? क्या है इस पर आपकी राय? दोस्तों, भर भर के कमेंट कीजिएगा, देखते हैं आपकी क्या है इस पर राय। तो वहीं आपको बता दें, चुनाव से पहले आसन जोल में गरजे ओवैसी कहा भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों को पहुंचा रही है नुकसान। वहीं SIR पर ममता को घेरा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल 2026 को पहले चरण का मतदान होने वाला है। इसको लेकर प्रशासन और इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से अलर्ट है। वहीं राजनीतिक पार्टियां
पार्टियां भी चुनाव जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। हाल ही में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को आसनसोल सीट पहुंचे। यहां उन्होंने मुसलमानों का मुद्दा उठाते हुए भाजपा और TMC पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी मजबूत है तो इसके लिए TMC और ममता बनर्जी जिम्मेदार है। बीजेपी और PM मोदी भारत के संविधान और मुसलमानों खासकर गरीबों को जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतना ही नुकसान TMC भी पहुंचाती है। बंगाल के जिन ब्लॉक में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां ना स्कूल है ना अस्पताल, और अगर अस्पताल है भी तो उसमें बेड नहीं है, अगर बेड है तो डॉक्टर नहीं है। उन इलाकों में लोगों को साफ पानी भी नहीं मिलता और किसानों को कोई मदद नहीं दी जाती। ओवैसी ने यह भी कहा कि राज्य में महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ओवैसी ने SIR का मुद्दा उठाते हुए वोटर लिस्ट से मुसलमानों का नाम काटने का आरोप लगा दिया। मुझे बताइए क्या यह ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं थी? क्योंकि सरकार आपकी है तो आपको ये पक्का करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी कि SIR लिस्ट में हर किसी का नाम हो। यानी दोस्तों कुल मिलाकर ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को ना कुछ कहते हुए भी बंगाल में मजबूत बता गए। दोस्तों उन्होंने कह दिया कि अगर बीजेपी बंगाल में मजबूत इस बार हुई है तो उसके पीछे TMC सरकार है, ममता वजह है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ओवैसी ने अपने बयान में ये बता दिया कि इस बार बीजेपी को लेकर भी तगड़ा माहौल है, जोश हाई है लोगों में। क्या है इस पर आपकी राय अवश्य कमेंट कीजिएगा। दोस्तों कौन कौन ये मानता है कि बंगाल में बदलाव होने का समय आ चुका है और बदलाव होकर रहेगा? जो भी मानते हैं कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जहाँ पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक चाहे X शेयर अवश्य कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलता अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत।